बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के इस पहर में सुनसान सड़क पर अकेली थी। हवाओं की सरसराहट से पैर सुन हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस रात से यूं पर्दा उठेगा, जिसे सोचकर मेरी रूह तक लरज उठी थी। दिमाग साकत हो गया था, जैसे किसी ने सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली हो। वो स्याह शह, उसमें पोशीदा राज, क्या था वो सब? मैं अभी बेयकीनी की कैफियत में बस इस सब से दूर जाना चाह रही थी। मैं बिना पीछे देखे वहां से दूर भाग रही थी। खौफ से मेरी रंगत जर्द पड़ चुकी थी, मगर आज की रात अगर मैं वो सब न करती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। बार बार मेरी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर घूम रहा था जिसने मेरी हिस्सें ही छीन ली थी। मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक शाहपुर के एक गरीब घराने से है। मेरी शादी चचा के घर हुई, पर ज्यादा चल ना सकी। घरेलू परेशानियों की वजह से शहर ने परदेश जाने का फैसला कर लिया। मैंने जैसे तैसे करके उनके जाने की सारी तैयारी मुकम्मल की और शौहर को परदेश भेज दिया। उनके जाने से एक हफ्ता पहले ही हम दोनों को पता चला था कि मैं हामला हूं। सब बेहद खुश हुए। मेरी सास ने तो घर घर में मिठाई बंटवाई। मेरे शौहर कुछ चुपचाप से थे। उन्होंने बस एक ही जिद बांध रखी थी कि उन्हें परदेश जाना है, पर होनी को कौन टाल सकता है। वो परदेश जा चुके थे, मुझे बेयार और मददगार छोड़ के। 1 साल तक मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे बात हो जाए। अब तो मेरी गोद में उनकी औलाद यानी हमारा बेटा था। शायद वो बेटे की सूरत देखकर वापस आ जाए, मगर शौहर का कुछ पता न चल सका। वहां जाकर तो वो यूं हो गए जैसे कभी दुनिया में आए ही ना थे। मेरी सास बेटे के गम में बिस्तर से लग गई थी। घर का गुजर बसर दुकान के किराए से चल रहा था। अब तो इंतजार में आंखें थकने लगी थी। मेरी सास से मैं जब भी कहती कि शौहर को बुलाएं, वो इनकार कर देती कि तुम यही समझो कि तुम्हारा शौहर मर गया है। मुझे अक्सर हैरानी होती कि कोई माँ अपने ही बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। कुछ वक्त बाद सास की अजीब व गरीब हरकतें देखकर मेरा दिमाग बंद होने लगा। वो रात के आखिरी पहर गांव के कच्चे रास्ते पर निकल जाती और सुबह हाँफती कांपती वापस लौटती। 1-2 बार मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे सख्त सुना डाली। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि वो न जाने कहाँ जाती हैं। मैं अपने बेटे को भी उनसे दूर करने की कोशिश करती, पर ना कर सकी। मेरा बेटा अपनी दादी से मुंसलिक था। उनके पास ज्यादा वक्त गुजारने लगा। मैं परेशान रहने लगी। वो बच्चा था, मगर मेरी सास, उनके इरादे कुछ ठीक न थे, जिसकी वजह से मैं डरी सहमी रहती। इस दौरान भी मैंने शौहर से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मुमकिन ना हुआ। न जाने किस्मत को क्या मंजूर था। मेरा बेटा 11 साल का हो चुका था। सास भी बूढ़ी हो रही थी। उनका मामूल अब भी वही था। वो आधी रात को निकलती और सुबह वापस आती। आज जुमेरात थी। मैं थकी हारी अपने बेटे को लिए बिस्तर पर नींद दराज थी जब मेरी सास मेरे कमरे में खाने की ट्रे लिए चली आई। मैं उनको देखकर हैरान हुई कि शादी के इतने सालों में तो कभी ऐसा ना हुआ, तो अब अचानक उन्हें मेरा ख्याल कैसे हो गया। जब वो मेरे पास आई और कहा उन्होंने न्याज के लिए हलवा बनाया था, वही मेरे लिए लाई है। मैंने भी न्याज का हलवा समझकर खा लिया। कुछ ही देर गुजरी थी जब मुझ पर कुनूत की छाने लगी और पता न चल सका कि कब नींद की वादियों में गुम हो गई। अगली सुबह फजर के वक्त आंख खुली तो सर भारी हो रहा था। मैंने बिस्तर पर हाथ फेरते बेटे की मौजूदगी को महसूस करना चाहा, पर बिस्तर खाली देखकर मेरे हवास जाते रहे। मैं दौड़कर सास के कमरे में आई, पर वो भी मौजूद न थी। मेरा दिल धक से रह गया। वो मेरे बेटे को कहाँ ले गई थी। मैं कांपते कदमों से घर से बाहर निकली कि उनका पता कर सकूं। जब एक सियाह गठड़ी मेरे पैरों पर पड़ी नजर आई, खौफ से मैं फौरन पीछे हुई। मेरे घर की दहलीज पर यह कहां से आई? डर से मेरा वजूद कांपने लगा था। दूसरी तरफ मेरा बेटा लापता था। मैं गलियों में मारी मारी फिरती रही। अभी मुकम्मल सुबह नहीं हुई थी। अंधेरे की तपिश चारों तरफ मौजूद थी। चलते हुए मैं गांव से बाहर एक झोंपड़ी की तरफ आई, जहां से मेरे बेटे की हंसने की आवाजें आ रही थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये झोंपड़ी तो किसी फकीर की थी। यहां लोग आने से भी कतराते थे, तो मेरी बेटी को किस तरह यहां लाया गया? मैं भागकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई, पर अंदर का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा, क्योंकि सामने ही मेरी सास मेरे शौहर और बेटे के साथ बैठी थी। मेरा 11 साला बेटा खिलखा रहा था। शौहर का हशर बहुत बुरा था। कुछ देर तो मैं उनको पहचान न सकी, पर उनका धोखा याद आते ही मेरे अंदर तपिश भर गई। मैं अपने बेटे को खींचकर उनसे दूर कर गई। मुझे इस जगह पर इस तरह देखकर जहां मेरी सास हैरान हुई थी, वहां पर मेरा शौहर भी चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ, जबकि मेरा बेटा वो भागकर मुझसे लिपट गया। वो दोनों इस जगह पर क्या कर रहे थे और मेरे बेटे को यहां पर क्यों लाए थे? ये झोंपड़ी मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मेरी सास ने फौरन से ही अपने पास पड़े एक बड़े से टोकरी पर कपड़ा डाल दिया। इससे पहले कि मेरी नजर उस पर पड़ती कि उसमें क्या है, उन्होंने उसे छुपा दिया था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है।
मैं अपने बेटे को लेकर फौरन घर आ गई थी। मैंने ना तो उनसे कोई सवाल किया था और ना ही उन्हें कुछ भी कहने का मौका दिया था। जब मेरी सास और मेरा शौहर भी मेरे पीछे घर आए तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे इस घर में उनके साथ नहीं रहना। उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। मेरी सास अब तक मुझसे झूठ बोलती आई थी कि उनका बेटा परदेस गया है और अभी तक वापस नहीं आया, जबकि वो तो यहीं पर था। जब मैंने घर छोड़ने का फैसला किया तो मेरी सास मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मुझसे कहने लगी कि उन्होंने मुझसे झूठ जरूर बोला है, लेकिन इसमें उनकी कोई भी बुरी नीयत शामिल नहीं थी और ना ही कोई धोखा शामिल है। उन्होंने ये झूठ किसी की भलाई के लिए बोला था। मैं इस घर को छोड़ कर ना जाऊं, ये मेरा घर है। अगर मैं यहां से जाऊंगी तो फिर मुझे अपने बेटे को यहीं छोड़कर जाना होगा। मैं अपने बेटे को यहां छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे ये राज बता देंगी कि उन्होंने मुझसे ये झूठ क्यों बोला और रात के उस पहर मेरे बेटे को उस झोंपड़ी में क्यों लेकर गई थी, उस झोंपड़ी में ऐसा क्या था और उस बड़े से टोकरे में क्या था जो उन्होंने मुझसे छुपाया था, तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और अपना फैसला बदल लूंगी। मगर मेरी सास ये सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये राज है, वो मुझे हरगिज नहीं बताएंगी और अब अगर मैं जाना भी चाहती हूँ तो अपनी मर्जी से जा सकती हूँ, लेकिन वो अपने पोते को कहीं नहीं जाने देंगी। मैंने अपने शौहर से भी पूछने की बहुत कोशिश की कि उन्होंने ये अपना क्या हाल बनाया हुआ था। वो मुल्क से बाहर नहीं थे तो फिर कहाँ थे और अब तक घर वापस क्यों नहीं आए थे, मुझसे झूठ क्यों बोला था। तो वो भी मेरी किसी बात का जवाब न देते। आखिरकार थक हार कर कि अगर मैंने उनसे इस बारे में कोई भी बात कही तो वो मुझे तलाक दे देंगे। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं खामोश रहूं। अगर मैं उस घर में नहीं रहना चाहती तो मैं यहां से जा सकती हूँ। इतने बड़े धोखे के बाद मैं यहाँ रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो शर्त उन्होंने मेरे सामने रखी थी उस शर्त को मानना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं अपने बेटे को छोड़कर कैसे चली जाती, वो मेरे लिए सब कुछ था। और वैसे भी मैं इस घर में रहते हुए इन लोगों के राज को जानना चाहती थी। मुझे तजस्सुस था और मैं तजस्सुस के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अगर मुझे इनके राज को जानना था तो इसके लिए ज़रूरी था कि मैं इसी घर में रहती। यहाँ से चले जाने के बाद तो किस्सा ख़त्म हो जाता और मैं कभी भी इस बात को जान ना पाती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ दिनों तक इस घर में मज़ीद रुकना चाहिए, ताकि मैं इस घर में रहते हुए इस बात की तह तक पहुंच सकूं कि आखिर वो दोनों माँ बेटा मिलकर कौन सा नया खेल खेल रहे थे और मुझसे कौन सा नया झूठ बोल रहे थे। मैंने अपनी सास और अपने शौहर से यही कहा कि मैं इस घर में उनके साथ पहले की तरह रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने पुरानी सारी बातों को भुला दिया है और मुझे कोई राज नहीं जानना। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती और हंसी खुशी उनके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो दोनों मुतमईन हो गए थे। मैं दोबारा से अपने घर में रहने लगी थी, लेकिन अक्सर रात को ऐसा होता कि मेरा शौहर उठकर अपने कमरे से बाहर चला जाता। मैं छुप छुप कर देखती तो मेरी सास भी अपने कमरे से चादर लेकर निकलती और वो दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकल जाते, जबकि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते। और जब भी घर से बाहर से होकर आते तो घर की पिछली साइड पर बने हुए कमरे में चले जाते। उस कमरे पर अक्सर ताला लगा रहता था, वहां पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी सास और मेरा शौहर उस कमरे में जाते थे, जबकि मुझे कभी भी उस कमरे की तरफ उन्होंने जाने नहीं दिया था। यकीनन कुछ तो उस कमरे में था जो वो मुझसे छुपा रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे उन दोनों की हरकतें मशकूक लगने लगी थी। रात के अंधेरे में घर से गायब होते थे और उस बंद कमरे में बैठकर पूरी रात जाने कौन सा अमल करते थे। इस वाक़े को भी 1 महीना गुजर गया था और इस 1 महीने में भी मैं इस राज के बारे में कुछ नहीं जान पाई थी। मेरा बेटा स्कूल जाता था, स्कूल से वापस जैसे ही आता तो मेरे शौहर उसे उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाता और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता। मेरी सास भी उसी कमरे में होती थी, मगर मुझे उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ वक्त तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही थी, लेकिन फिर ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ ठीक नहीं था। अगर मैं मजीद इस घर में रही तो कुछ बुरा हो जाएगा। जाने वो लोग कौन सा अमल कर रहे थे, उस कमरे में बैठकर क्या क्या करते थे, ऐसा क्या कर रहे थे जिसमें उन्होंने मेरे छोटे से मासूम बेटे को भी शामिल किया हुआ था। मैं अपने बेटे को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहती थी। मैं उनका राज जानने में कामयाब तो नहीं हुई थी, लेकिन अब इस राज को जानने के चक्कर में मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना सामान बांध लिया था। मेरे शौहर को एक दिन के लिए काम से कहीं जाना था। मेरी सास खाना खाते ही अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। यही मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने अपने बेटे को लिया और रातों रात वो घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अब उस घर में रहना मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं था। उस घर में जो कुछ हो रहा था वो सही नहीं था।
इसीलिए उस घर को छोड़ना ही हमारे लिए बेहतर था। मैं अपने बेटे को लेकर उस घर को छोड़कर दूर आ गई थी। मैंने मुल्तान शहर में आकर रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर आकर मैंने एक नौकरी शुरू की थी और वहाँ से जितने भी पैसे मिलते थे वो मेरे और मेरे बेटे के गुजारे के लिए काफ़ी थे। मैंने अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे स्कूल में लगवाया था, क्योंकि बचपन से ही उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था और मैं उसकी इस ख्वाहिश को हर हालत में पूरा करना चाहती थी। मेरा बेटा अक्सर मुझसे अपनी दादी और अब्बा के बारे में पूछता, लेकिन मैं उसे यही कहकर टाल देती थी कि कुछ वक्त के लिए हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। मैंने बहुत मर्तबा अपने बेटे से प्यार मोहब्बत से पूछने की कोशिश की थी कि जब उसकी दादी और उसके अब्बा उसे अपने साथ उस कमरे में ले जाते थे तो वहाँ पर वो क्या करते थे, लेकिन वो मुझे इस बारे में कुछ भी ना बताता। ये कहता कि उसके अब्बा ने मना किया है और वो ये बात मुझे नहीं बता सकता। मैं उससे ये बात ना पूछा करूँ। मैंने भी उससे ये बात पूछनी छोड़ दी थी और इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती गई। हम लोगों को अपना घर छोड़े काफ़ी साल गुजर गए थे। मुझे तो अब ये भी मालूम नहीं था कि मेरा शौहर और मेरी सास जिंदा भी थे या फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरा बेटा बड़ा हो गया था और अब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। बहुत जल्द ही वो डॉक्टर बनने वाला था। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मैं उसकी ख्वाहिश पूरा करने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद उसने कभी भी मुझसे अपनी दादी और अपने अब्बा के बारे में नहीं पूछा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो अपने कामों में मसरूफ़ होता जा रहा था। पुरानी सारी बातें वो भूलने लगा था और मैं यही चाहती थी कि वो सारी पुरानी बातों को भूल जाए, और वैसा ही हो रहा था। मैं खुद भी उन सारी पुरानी बातों को भूल गई थी। जिंदगी बहुत आगे निकल आई थी। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया था। मैं उसकी कामयाबी में उसके साथ बहुत खुश थी। जैसे ही मेरी बेटी की डिग्री मुकम्मल हुई थी तो उसके थोड़े दिनों बाद ही एक दिन वो बहुत खुशी खुशी घर आया और उसके हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। जब उसने मुझे खुशी की खबर सुनाई, उसने बताया कि मुल्तान शहर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें उसे नौकरी मिल गई है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ है। उसने अपनी डिग्री अच्छे नंबरों से मुकम्मल की है, इसीलिए वहाँ के बड़े डॉक्टर ने उसे अपने अस्पताल में काम करने के लिए बुलाया है और वहाँ पर उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और उसका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। मैं इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुई थी, वरना तो डिग्री मुकम्मल होने के बाद भी अच्छी नौकरी बड़ी मुश्किलों से मिलती है और मेरी बेटी को बैठे बिठाए शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। वो मुझसे यही कहता था कि ये सब कुछ मेरी दुआओं का नतीजा है, जबकि इसमें उसकी अपनी मेहनत भी शामिल थी। मेरे बेटे ने अगले दिन से ही मुल्तान शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरे बेटे को उस अस्पताल में नौकरी करते हुए 1 महीना ही गुजरा था जब उसने कुछ दवाएं लाकर घर के खाली कमरे में रखनी शुरू कर दी। वो कमरा खाली रहता था। जब मैंने अपने बेटे के कहने पर उस कमरे की सफाई करवा दी तो मेरे बेटे ने वहां पर लाकर दवाएं रख दी और ये कहने लगा कि घर से भी लोग उससे दवाई लेने के लिए आया करेंगे तो वो यहाँ से भी दवा दे दिया करेगा। घर में से भी उसने लोगों को दवाएं देनी शुरू कर दी थी और फिर देखते ही देखते उसके पास बहुत सारी लड़कियां दवा लेने के लिए आने लगी। सारी ही लड़कियां मोटी होती थी, जिन लड़कियों की शादियों में मुश्किल पेश आती थी सिर्फ और सिर्फ उनके मोटापे की वजह से। वो मेरे बेटे के पास पतले होने की दवा लेने के लिए आती और मैं ये देखकर हैरान होती थी कि जो भी लड़की मेरे बेटे से दवा लेकर जाती वो 3 दिन में पतली हो जाती। ऐसा कैसे मुमकिन था? जो लड़कियां इतने इतने महीने लगाकर जतन करती थी फिर भी अपना वजन कम नहीं कर पाती थी, मगर मेरी बेटी की दी हुई दवाई से सिर्फ 3 दिनों में उनका वजन कैसे कम हो जाता था? मैं बहुत हैरान भी होती थी और जब अपने बेटे से पूछती तो वो यही कहता कि ये दवा बहुत ख़ास तरीके से तैयार की जाती है। मैं चुप हो जाती क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये बात यहाँ के पूरे मोहल्ले में फैल गई थी और दूर दराज से औरतें और लड़कियाँ मेरे बेटे से वज़न कम करने की दवा लेने के लिए आने लगी। क्योंकि मैं खुद भी बहुत मोटी थी, इसीलिए जब मैं अपने बेटे से वो दवा मांगती तो वो मुझे हर बार ही वो दवा देने से इनकार कर देता, कोई ना कोई बहाना बना देता। मुझे ये समझ नहीं आता था कि आखिर को वो मुझे ये दवा क्यों नहीं देता, जबकि जब वो अस्पताल जाता था तो अपने कमरे को ताला लगा कर जाता था जहाँ पर वो दवा मौजूद होती थी और मुझसे यही कहता था कि मैं गलती से भी उस कमरे को ना खोलूं, उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई भी दवा इस्तेमाल न करूं, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे इस बात का बहुत तजस्सुस था कि आखिर उस दवा में ऐसा क्या था जो वो मुझे देने से इनकार करता था, जबकि बाकी औरतों को तो वो इतनी इतनी दवाएं बेचता था। आए दिन ही इतनी सारी लड़कियां और औरतें हमारे घर से दवा लेकर जाती थी और उसके अस्पताल में भी लोगों का रश लगा रहता था। एक दिन इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भेस बदल कर उसके अस्पताल चली जाती हूँ। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपनी सोच पर अमल किया था और मैं भेस बदल कर अपने बेटे के क्लिनिक चली गई थी।
मैं वहां जाकर बैठी थी तो थोड़ी देर बाद एक नर्स मेरे पास आई और अजीब सी आवाज में मेरे कान में बोली कि आप भी पतले होने की दवा लेने के लिए आई हैं। जब मैंने हाँ में सर हिलाया तो उस नर्स ने मुझे इशारे से बताया कि उस सामने वाले रूम में जाकर लेट जाएं, कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। मैं खामोशी से उसकी बात सुनकर फौरन से वहां चली गई तो ये देखकर जान निकल गई कि वहां पर तो जो डॉक्टर पहले से मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर ही था और उसके साथ ही मेरी सास भी उसी कमरे में मौजूद थी। उन दोनों को एक मर्तबा फिर अपने सामने उस जगह देखकर मेरा रंग उड़ गया था। मैं तो यही समझी थी कि मैं उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ आई हूं और अब उनका मेरी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन वो लोग मेरे सामने इस होलिये में होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं फौरन से वहां से निकलना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरे बोलने से, मेरी आवाज़ से वो मुझे पहचान लेंगे और फिर उसके बाद जो कुछ मैं उनके साथ करके आई थी वो मुझसे उसका हिसाब मांगेंगे। इसीलिए बेहतर यही था कि मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाती। जैसे ही मैंने उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए थे तो पीछे से मेरी सास ने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया था, ये कहकर कि मैं अब इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब मुझे वो दवा लेनी ही होगी जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी। उसकी आवाज़ सुनकर तो वहीं पर मेरे कदम जम गए। जब वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर कोई भी हैरत नहीं थी, ऐसे जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था कि मैं यहाँ पर आऊँगी, या फिर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था। मुझे कुछ समझ न आई। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा भी उस कमरे में आ गया था। वो मुझे यहाँ देखकर काफ़ी घबरा गया और उसने मुझसे यही कहा कि मुझे इस जगह उसकी इजाज़त के बगैर नहीं आना चाहिए था। जो कुछ भी था सब लोगों को पता चल ही चुका था, इसीलिए अच्छा था कि ये कहानी सबके सामने खुल जाती। मैंने अपनी सास और शौहर के सामने पूछा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं इस बात की हकीकत जानना चाहती हूँ। वो राज जो उन्होंने इतने सालों से मुझसे छुपाया है, आखिर उसके पीछे कौन सी वजह है। जब उन्होंने मुझसे घर छोड़ने की वजह पूछी तो मैंने यही बताया था कि मुझे उनकी हरकतें मशकूक लगती थी। वो तीनों उस कमरे में जाकर क्या करते थे, उन्होंने कभी मुझे ये राज नहीं बताया। इसीलिए मैं अपने बेटे को वहां से लेकर निकल आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बेटे को किसी ऐसे काम में लगा दें जो कि ठीक ना हो, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को अपने बेटे के साथ देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो तो पिछले काफ़ी सालों से अपने बाप और अपनी दादी से मिल रहा है, मैं उसकी बातें सुनकर और हैरान हुई थी। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जब मैं उसे उस घर से यहाँ शहर मुल्तान में ले आई थी तो शुरू में वो मुझसे अपने बाप के बारे में और अपनी दादी के बारे में पूछता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे उनके बारे में पूछना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके अब्बा और उसकी दादी इसी शहर में आ गए थे और उन्होंने मेरे बेटे को तलाश कर लिया था। जब मेरा बेटा स्कूल जाता था तो वहीं पर आकर उससे मिल लेते थे और कभी कभार स्कूल से छुट्टी करवा कर उसे अपने साथ भी ले जाते थे। वो उनसे बचपन से ही मिलजुल रहा है, इसीलिए उसके बाद उसने मुझसे उनके बारे में पूछना छोड़ दिया था। जब मैंने उनसे उस कमरे का राज पूछा जो हमारे घर में था और मेरी सास मेरे बेटे को अपने साथ ले जाती थी और वो झोंपड़ी में बैठकर क्या करते थे, आज मैं सारी हकीकत जानना चाहती थी। तो उन लोगों ने एक एक करके मुझे सारे सच बताने शुरू कर दिए। मेरी सास ने मुझे बताया कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है, वो लोग कुछ गलत नहीं करते। मेरा शौहर एक बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उस वक्त उनके हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए वो बन नहीं पाया। मगर वो ऐसी किताबें पढ़ता था जिसमें बहुत सारी मालूमात होती थी और उन्हीं किताबों को पढ़ पढ़कर उसे बहुत तजुर्बा भी हो गया था। जब वो मुल्क से बाहर कमाने के लिए गया था तो वहाँ पर उसने कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ तलाश करके एक ऐसी दवा बनाई थी जिस दवा को जो भी खाता था 3 दिन में उसका वजन कम हो जाता था। जब उस मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टर ने उससे ये राज जानने की कोशिश की और मेरे शौहर ने उन्हें ये राज ना बताया तो उन लोगों ने उसे जेल में डाल दिया था। बड़ी मुश्किलों से वहाँ से वो अपनी जान बचाकर छुप छुपा कर मुल्क वापस आया था। जब यहाँ पर भी वो लोग उसे तलाश कर रहे थे, इसीलिए वो घर वापस नहीं आया और भेस बदल कर उसी झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि उसने ये तरीका बहुत मेहनत से सीखा था और वो चाहता था कि इसका फ़ायदा भी इस मुल्क के लोगों को हो। अगर वो ये राज दूसरे मुल्क वालों को बता देता तो वो ये दवा बनाकर महंगी करके हमारे मुल्क में बेच दे और ज़्यादा मुनाफा कमाते, और ये राज जानने के बाद भी उन लोगों ने उसे मार ही देना था। इसीलिए बेहतर था कि वो कुछ भी करके अपने मुल्क वापस आ जाता, ताकि अपनी इस नई ईजाद से जो भी फ़ायदा होता वो उसके अपने मुल्क वालों को और अपने लोगों को होता। इसीलिए वो छुपकर उस झोंपड़ी में रहता था ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। मेरी सास को जब इस बात का इल्म हुआ था तो वो उस जगह जाती थी और अपने बेटे से वो दवा बनाना सीखती थी। वो अपनी माँ को ये सिखाना चाहता था, इसलिए कि अगर वो पकड़ा गया या फिर उसे मार दिया गया
तो ये हुनर उसके बाद किसी और के पास भी हो। लेकिन क्योंकि उसकी माँ को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं था, इसीलिए वो मेरे 11 साला बेटे को अपने साथ ले जाती थी ताकि वो उसे ये सब कुछ सिखा सके और वो मुस्तकबिल में लोगों की मदद कर सके। मुझे वो लोग ये सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये राज ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि जो बात जितने ज़्यादा लोगों को पता होती है उतनी जल्दी ही हर जगह फैल भी जाती है। इसीलिए ये राज उन तीनों के बीच में ही था और वो मेरे बेटे को यही सब कुछ सिखाते थे। लेकिन मैं उसको गलत समझती थी, इसीलिए वहां से लेकर भाग गई। मगर उन लोगों ने उसे तलाश कर लिया था और उसे वो सब कुछ सिखा दिया था। आखिरकार वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे शौहर के ऊपर जो दूसरे मुल्क वालों ने झूठे इल्जाम लगाए थे वो झूठे साबित हो गए थे और यहाँ पर उनकी बनाई हुई दवा से बहुत से लोगों को फायदा होता था। मेरे शौहर की इसी मेहनत के सिले के तौर पर एक बड़ा अस्पताल उसे सौंप दिया गया था ताकि वो अस्पताल को संभाले, जो इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। और मेरे बेटे को भी उसने यहीं पर अपने पास काम पर रख लिया था और मुझसे मिलने के लिए दोबारा इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। और मेरा बेटा मुझे वो दवा इसलिए नहीं देता था क्योंकि मुझे शुगर की बीमारी थी और ये दवा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए वो मुझे देने से इनकार करता था। मुझे सारी हकीकत समझ आ गई थी, लेकिन बहुत देर से। जो भी था सब कुछ मुझे पता चल चुका था। मेरे दिल में जितनी भी बदगुमानियां थी सब खत्म हो गई थी। ना सिर्फ ये बड़ा अस्पताल बल्कि एक बहुत बड़ा घर भी मेरे शौहर को मिला था और अब हम लोगों ने उसी घर में जाकर रहना शुरू कर दिया था। हम लोग दोबारा से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। मुझे अपनी जिंदगी से यही बात समझ आई थी कि किसी भी बारे में कोई भी फैसला करने से पहले उसकी पूरी हकीकत जान लेना बहुत जरूरी होता है, वरना हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले भी कर बैठते हैं जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।